हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन जुडिशियरी को रिवाइज करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रिवाइज करने का जुडिशियरी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है ना। पार्ट 4 में डीपीएसपी है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है। पार्ट 5 में आता था यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, और पार्ट 6 में आता था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो पार्ट 5 में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें जुडिशियरी के बारे में चर्चा है। पार्ट 6 में भी जुडिशियरी के बारे में चर्चा है। तो जुडिशियरी का कोई स्पेशल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पार्ट 5 यदि यूनियन जुडिशियरी की बात किया जाए तो पार्ट 5 में है, और पार्ट 6 में स्टेट वाले का है। ठीक है, तो मतलब कि जुडिशियरी पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों में है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो वही यहाँ बताया कि पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली। इट ऑल्सो डील्स अबाउट द जुडिशियल सेटअप ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया के जुडिशियल सेटअप के बारे में बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्टेब्लिश करता है एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मतलब कि पूरे कंट्री का एक ही जुडिशियल सिस्टम होगा। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है, मतलब कि जो सब ऊपर का कोर्ट है उसके नीचे वाले कोर्ट सब उसके बात को मानेंगे इस तरीके से। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। ठीक है, और इस तरीके से जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर 2 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। स्टेट का जो बाकी 2 ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उससे जुडिशरी जो है ऑर्गन है, इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये हमारे कंट्री के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। इट इज़ देयरफॉर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए संविधान पे अकाउंटेबल है, मतलब कि संविधान के प्रति ये उत्तरदायी है, संविधान को फॉलो करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सक्सीडेड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो था, इसके पहले हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया था, उसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उसी को सक्सीड करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया। तो जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उस समय इसका जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया जाता था लंदन में, वहाँ का जो कोर्ट था। ठीक है, लेकिन अब इसको कहीं इसके डिसीजन को फाइनल माना जाता है और कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रिव्यू करवा सकते हैं, लेकिन दूसरे कोर्ट में नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, पावर, प्रोसीजर, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डील्ड इन पार्ट 5। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी हो पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। आर्टिकल 124 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड द प्रोविजन ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जस्टिस। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1 जस्टिस और 7 अदर जस्टिस, मतलब 1 चीफ जस्टिस और मतलब टोटल मिला के 8 जस्टिस का प्रोविजन था। लेकिन अभी जो है 1+33 का प्रोविज़न है, मतलब कि 1 जस्टिस और 33 चीफ जस्टिस, मतलब अभी 34 जस्टिस है टोटल मिला करके। ठीक है, अभी कितने हैं? 34 जस्टिस हैं। ठीक है, इसके पहले 31 जस्टिस थे। 34 जस्टिस पिछले साल जुलाई में किया गया। 34 जस्टिस जो है जुलाई 2019 में किया गया है। ठीक है, उसके पहले 31 जस्टिस हुआ करते थे, उसके पहले 26 जस्टिस हुआ करते थे। ठीक है, मतलब 1+25, उसके बाद 1+30, अब 1+33। आर्टिकल 124(2) में कहा गया कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड ए प्रेसिडेंट। तो प्रत्येक जज का जितना अपॉइंटमेंट है सब प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और 65 ईयर सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका रिटायरिंग है 65 ईयर होता है, और हाई कोर्ट का 62 ईयर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट है फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो पर्सन पहले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, याद रखिएगा 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर दो या 2 से अधिक हाई कोर्ट का। ठीक है, कम से कम 10 साल के लिए। ठीक है, मतलब कि यदि वो वकील है तो 10 साल का अनुभव होना चाहिए, और यदि जज है तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, या चौथा क्राइटेरिया क्या है कि प्रेसिडेंट के नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट के नज़र में एक अच्छा खासा जुडिशरी का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, तो भी वो जज बन सकता है। ये सब एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरिया यहाँ पे है, मतलब कि सबसे पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो फॉलो होना ही है। उसके अलावा हाईकोर्ट का जज 5 साल होना चाहिए, नहीं तो वकील 10 साल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक, या फिर प्रेसिडेंट के अंदर में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए उसके नज़र में, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट जज में भी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पास्ड बाय एन एड्रेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके लिए भी इम्पीचमेंट लाया जाता है ना, जैसे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस यहाँ भी लागू होता है कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउस से पास करवाया जाता है। ठीक है,
मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पे। इसके लिए 2 आधार है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। तो 2/3 मेजोरिटी से पास करा के है दोनों हाउस से, फिर प्रेसिडेंट जब साइन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इम्पीच हो जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी जज को इम्पीचमेंट कराया नहीं गया है, ठीक है। हाँ, इम्पीचमेंट चालू हुआ है 2-3 जज के खिलाफ, लेकिन सक्सेस नहीं, मतलब इम्पीचमेंट जो है 2/3 से पास नहीं हो पाया है, ठीक है। आर्टिकल 133 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शॉल सीट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेसेज एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। तो क्या कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ आर्टिकल 130 में कहा गया है, 130 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रहेगा, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो दिल्ली में बैठेगा, लेकिन यदि चीफ जस्टिस चाहे तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल ले करके, है ना, दूसरे जगह भी इसको कर सकता है, मतलब कि एक ब्रांच ऑफिस भी इसका खोल सकता है, ठीक है। द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का जितना फंक्शन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड फॉर 3 टाइप्स ऑफ जुडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट को 3 तरह का जुडिक्शन दिया गया, ओरिजिनल जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन और एडवाइजरी जुडिक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम में आ जाता है कि ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर कौन कौन आते हैं। तो देखिए, जब भी 2 स्टेट के बीच में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, 2 स्टेट के बीच में, या फिर 2 स्टेट एक तरफ है, सेंटर एक तरफ है, या फिर सेंटर है एक तरफ स्टेट है, तो इस तरीके से, यानी स्टेट स्टेट, सेंटर स्टेट और 2 और मोर स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये सब ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर आता है। इट मीन्स दैट, तो ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, बिना लोअर कोर्ट में गए हुए। तो इसमें क्या क्या आता है, तो डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड 1 और मोर स्टेट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर, तो ये सब जो है ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है। इट रिलेट टू मैटर ऑफ एडमायरेबिलिटी, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेज। The High Court also have full power to make rule to regulate the business in relation to the administration of justice. It can punish its own contempt. तो देखिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्टेम्प्ट क्या होता है। कॉन्टेम्प्ट तो प्रत्येक कोर्ट अपने आप को एक अब उसका जो रूल होता है, यदि उसको कोई फॉलो नहीं करता उसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अदालत का अवमानना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अदालत के बात को ना मानना, अदालत को बेइज्जत कर देना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप अलग रूल बनाती है इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो डिसीजन है, ठीक है, इसके लिए जो रूल है तो ये खुद बनाती है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अलग अलग पावर है कि अपने कॉन्टेम्प्ट के पनिशमेंट के लिए रूल खुद बना सकती है। रीट जुडिक्शन है, तो ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर ही रीट जुडिक्शन आता है। रीट क्या होता है, तो एक कोर्ट का ऑर्डर होता है, उसको रीट बोलते हैं। इसके बारे में फंडामेंटल राइट में काफ़ी डिटेल में हम चर्चा किए हैं, जैसे हैबस कॉर्पस मैंडेमस ये सब। तो रीट इज़ ए फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ बॉडी विद जुडिशियल पावर। तो कोई भी बॉडी जो जुडिशियल पावर रखता है उसका जो फॉर्मल लेटर होता है, उसका जो ऑफिशियल लेटर होता है, उसको रीट बोलते हैं। एज सुप्रीम कोर्ट इज डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन, इट इज़ वेस्टेड विथ रीट पावर। तो क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट का जो है सुप्रीम कोर्ट जो है डिफेंडर है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट का डिफेंडर है, इसलिए जो है इसको रीट जुडिक्शन का पावर दिया गया है। देयर आर 5 टाइप ऑफ रीट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 तरह के रीट जारी होते हैं, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, क्यूटो वारंट और सर्टियोरी, ठीक है, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट कराने के लिए। 5 रीट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में फंडामेंटल राइट वाले वीडियो में चर्चा किया गया, आप जरूर देखें। अंडर दिस द हाई कोर्ट आर एम पावर टू इशू रीट। रीट जो है हाई कोर्ट भी इशू करते हैं 226 और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है। अपीलेट जुडिक्शन में क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो अपीलेट मतलब कि आप इसके लोअर जो कोर्ट है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पावर टू रिव्यू डिसीजन ऑफ चेंजेज आउटकम्स ऑफ डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट का डिसीजन को चेंज, मतलब कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको अपीलेट जुडिक्शन के तहत मतलब सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, वहाँ पर उसको चेंज करवाया जा सकता है, यदि मतलब रिव्यू करवाया सकता है डिसीजन को। चेंज तो नहीं कर सकते, चेंज तो जज के मन के ऊपर होगा ना कि उनको क्या कहना है, तो रिव्यू करवा सकता है हाई कोर्ट के जजमेंट को। द अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज गिवन आर्टिकल 32, 33, 34, है ना। तो 132, 133 और 134 में दिया गया है अपीलेट जुडिक्शन के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस, तो आर्टिकल 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल केस का रिव्यू किया जाता है, 133 के तहत सिविल केस का और 134 के तहत क्रिमिनल केस का। इट एक्सटेंड टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेज। इन सिविल केसेज इट्स जुडिक्शन एक्सटेंड टू केस ट्राइड बाय डिस्ट्रिक्ट जजेज, while in criminal it extend to cases decided by सेशन एंड एडिशनल सेशन जजेज। तो सिविल केस में जो है
जैसे हाई कोर्ट के अलावा जैसे हाई कोर्ट के नीचे वाले जो कोर्ट हैं उनका भी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। वही यहाँ पे बताया गया कि सिविल केस में डिस्ट्रिक्ट जज को और क्रिमिनल केस में जो है एडिशनल सेशन जज तक के डिसीजन को भी कर सकता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है आर्टिकल 143 के अंदर है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है आर्टिकल 143 के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑन मैटर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जब चाहे तो किसी भी मैटर पे ऑन एनी मैटर पब्लिक जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो सुप्रीम कोर्ट से उस पर डिसीजन मतलब उस पर सलाह मांग सकता है, उस पर एडवाइस मांग सकता है। हाउएवर नाइदर द कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस और नॉट द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस। न कोर्ट बाउंड है, जैसे प्रेसिडेंट यदि सलाह मांगा तो कोर्ट भी बाध्य नहीं है कि आप सलाह को देगा ही, और प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है कि सलाह को मान लेगा ही, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिवन द अथॉरिटी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो कोई भी स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जब कानून पास किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक किया जाता है, उसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन इफ़ दे आर फाउंड अल्ट्रा वायर्स देन दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल। यदि देखा जाने पे है ना, यदि कानून को देखने पे पता चलता है कि ये जो है गलत है ना, ये कानून गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है, तब उसको नल एंड वॉइड यानी इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, इनवैलिड कर दिया जाता है। द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट एंजॉय सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ओवर ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट। हाई कोर्ट जो होता है वो जो है अपने कोर्ट मतलब कि जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के नीचे जितने कोर्ट हैं सबके ऊपर एक सुपीरियर होता है, वो है ना हाई कोर्ट अपने टेरिटरी मतलब उस स्टेट के टेरिटरी में जहाँ पे हाई कोर्ट है, या फिर हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जहाँ कहीं भी है। जैसे कभी कभी एक से ज़्यादा स्टेट का एक जगह हाई कोर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट देखिए तो 3-4 स्टेट का है, ठीक है। तो उस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जहाँ पे आता है उस एरिया में जितने भी दूसरे कोर्ट हैं सबके सुपीरियर में होता है हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, तो जैसे हम लोग कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट पढ़े थे ना कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत ही कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। मतलब कि कोर्ट जो है अपने आप एक रिकॉर्ड का काम करेगा, ठीक है। तो मतलब कि कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है वो अगले केस के लिए एक तरह से कानून का काम करने लगता है, ठीक है। तो एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज टू पावर जजमेंट प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी। तो इसके लिए दो चीज़ के लिए मतलब कि जो भी डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का उसको रिकॉर्ड किया जाता है दो कारण से। एक है परपेचुअल मेमोरी, मतलब कि एक तो मेमोरी पर्पस से कि हाँ एक केस में क्या हुआ था, है ना। जैसे आज के 20 साल बाद भी यदि कोई पूछे कि इतना तारीख को इस केस में क्या डिसीजन आया था, क्या क्या केस का रीज़न था, ठीक है, तो सब कुछ उसमें बताया जा सके। और दूसरा टेस्टिमोनी के लिए, मतलब कि आगे जा करके इस तरीके से मतलब कि यदि ऐसा ही कोई दूसरा केस आएगा तो इसी तरीके से फैसला लिया जाएगा, कानून की तरह काम करेगा। इट कैन पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इसके तहत ही कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, ठीक है। इलेक्शन जुरिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्लिगेशन टू डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जो डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया तो कौन डिसाइड करता है, वाइस प्रेसिडेंट वाले में, ठीक है, तो स्टेट वाले में। तो इस तरीके से जो है ये सब जो है इसके तहत आता है, सुप्रीम कोर्ट के तहत है। बिलो हाई कोर्ट देर आर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट के तहत बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 6 में मेंशन किया गया। पार्ट 6 जो है 243 से 231 तक हाई कोर्ट और उसके जूनियर कोर्ट के बारे में बताया गया है। देर 24 हाई कोर्ट इन आवर कंट्री, हालांकि अब 25 हो चुका है, ठीक है। 25 हाई कोर्ट अभी है। तेलंगाना में एक नया बना है, सॉरी आंध्र प्रदेश में नया बना है। तो कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, दमन दीव दादर नगर हवेली गोवा का है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है 7 सिस्टर स्टेट के लिए कॉमन है, हालांकि उधर भी अब नया नया हाई कोर्ट बन चुका है, जैसे मणिपुर का हाई कोर्ट हाल ही में बना है, ठीक है। केरला का हाईकोर्ट केरला और लक्षद्वीप के लिए है। मद्रास का हाईकोर्ट तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए है। पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट कहाँ किसका हाईकोर्ट कहाँ है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारे चैनल पे, है ना। आप सर्च कीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन से स्टेट का कहाँ पे हाईकोर्ट है इसके बारे में उसमें बताया गया है। इन ईच हाईकोर्ट देर या चीफ जस्टिस, प्रत्येक हाईकोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी दूसरे जज होते हैं। जज का नंबर वैरी करता है एरिया के आधार पर, कितना दूर एरिया जो है इस हाईकोर्ट का है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट टॉक अबाउट नंबर ऑफ जजेज इन ईच हाई कोर्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ वहाँ पे मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 33+1 होंगे। शुरू में कितना था तो 7+1 थे। आर्टिकल 217 के तहत जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, याद रखिएगा। शपथ गवर्नर दिलवाता है, शपथ जो है गवर्नर दिलवाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है हाई कोर्ट के जज का भी,
ठीक है, किसके साथ, तो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके। चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सीजेआई के साथ संपर्क करते हैं, उस स्टेट का जो गवर्नर है उसके साथ संपर्क करके। यदि स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो, यदि स्टेट के हाई कोर्ट के अदर जज को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट किससे से संपर्क करेगा, प्रेसिडेंट सीजेआई ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, प्लस गवर्नर उस स्टेट का, प्लस चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का। ठीक है, 4 आदमी से संपर्क करेगा, उसके बाद अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ए पर्सन शॉल बी नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज। तो जज कब तक नहीं बनेगा, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 10 साल का जुडिशियल अनुभव होना चाहिए, हैज एटलीस्ट 10 ईयर हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 10 ईयर बीन एन एडवोकेट, तो एडवोकेट भी 10 साल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हाई कोर्ट के जज के लिए इतना प्रोविज़न है। जज ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस टिल द 62, तो जैसे हम बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट का 65, लेकिन हाई कोर्ट के जज 62 तक ही रहते हैं। हाँ, यदि 62 होते होते जो है रिटायर होने के पहले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए तब वो 65 तक हो जाते हैं, 65 तक जज रह सकते हैं, है ना। लेकिन आर्टिकल 124 के तहत जो है उनको रिमूव भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के मैटर में। तो याद रखिएगा, जैसे किसी स्टेट के हाई कोर्ट के भी जज को भी हटाना है तो कंट्री के पार्लियामेंट में उसके लिए बिल लाया जाएगा। मतलब कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, रिमूवल भी पार्लियामेंट के द्वारा इंपीचमेंट करके लाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अंतर यही है कि 62 साल इसका एज होता है, इसका 65 साल रिटायरिंग एज है। और क्या डिफरेंस है, तो उसको प्रेसिडेंट के तहत प्रेसिडेंट के साथ शपथ लिया जाता है और यहाँ गवर्नर शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के जो हटाने का जो रिमूवल का जो प्रोसीजर दोनों सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं स्टेट के असेंबली में आएगा, नहीं, स्टेट के असेंबली में नहीं है, क्योंकि कोई भी जो हाई कोर्ट का जज होता है वो किसी स्टेट का फिक्स नहीं होता है कि उसको पूरी ज़िंदगी इसी हाई कोर्ट में रहना है। ठीक है, उसको दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र भी किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है, तो उसको पार्लियामेंट हटाएगा, यहाँ ऐसे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 225 में बताया गया है कि हाई कोर्ट का जुडिक्शन कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, हमारे हाई कोर्ट में अभी कौन कौन सा जुडिक्शन मिलता है तो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और हाई कोर्ट को जो है कोई भी एडवाइजरी जुडिक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी जुडिक्शन था, ठीक है, तो हाई कोर्ट का एडवाइजरी जुडिक्शन नहीं है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं हाई कोर्ट के नीचे वर्क करते हैं। आर्टिकल 233 to 237 इन पार्ट 6 और कॉन्स्टिट्यूशन मेक वेरियस प्रोविजन टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है। मतलब कि हाई कोर्ट के नीचे के जितने कोर्ट होते हैं सबको कंबाइंड रूप में सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 233 से 237 तक इसमें डील किया गया है। द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज आर मेड बाय गवर्नर। तो ये देखिए, हाँ, यहाँ से हाई कोर्ट के नीचे से जब आते हैं तब वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाते हैं। वो जज जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। हाई कोर्ट के जज का अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, है ना। और नेसेसरी क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में नहीं होना चाहिए। अपॉइंटेड जज डिस्ट्रिक्ट जज मस्ट नॉट बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ही शुड बी एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर एटलीस्ट 7 ईयर। उसको कम से कम एडवोकेट 7 साल का होना चाहिए। जैसे जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज में 10 साल का था ना, यहाँ पे एडवोकेट होना चाहिए 7 साल का। और हाई कोर्ट जो है अपॉइंटमेंट के लिए ही शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा तब जाकर उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनाएगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या चाहिए, आपको 7 साल का अनुभव होना चाहिए। और हाई कोर्ट फिर आपको रिकमेंड करेगा, आपका नाम रिकमेंड करेगा गवर्नर को, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू बी जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट आर मेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावे दूसरा अपॉइंटमेंट जो होता है मतलब कि कोर्ट में, वो जो है स्टेट का जो PSC होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, उसके द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके तहत बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है कंसल्ट करके जो है और हाई कोर्ट से कंसल्ट करके अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावे जितने जज हो तो उसके लिए आप PIL के बारे में पढ़ लेते हैं। तो PIL के बारे में कई बार हम पीछे मतलब कि उसमें फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में भी आई थिंक डिस्कस किए थे। यहाँ पे आता है PN भगवती, एक जस्टिस PN भगवती है, और जस्टिस अय्यर, एक कृष्णा अय्यर आई थिंक नाम है। ये 2 जज का नाम आता है यहाँ पे। PIL जो USA से ये सिस्टम लिया गया है। ठीक है, PIL का जो है सिस्टम USA से लिया गया है। और द आइडिया बिहाइंड PIL टू ब्रिंग अ स्पीडी जस्टिस। PIL के पीछे PIL लाया क्यों गया था,
ताकि स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। मतलब इसके तहत क्या होता है कि जो पीड़ित है उसके अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति भी कोर्ट में जा सकता है उसके बिहाफ पे, है ना। और मतलब कि यदि उसके डिसीजन से, मतलब कि जो जिसके कारण से कोर्ट में दिया गया है एप्लीकेशन, उससे यदि एक समाज को फ़ायदा होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है। अंडर द सिस्टम द एग्रीव्ड हिमसेल्फ फॉर समवन एल्स ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड। तो इसके तहत पीआईएल के तहत जिसके ऊपर मतलब कि जो क्या उसको बोलते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है या फिर पीड़ित व्यक्ति के बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति भी कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे जजमेंट, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल का जजमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का जजमेंट, पुलिस रिफॉर्म का जजमेंट, ये सब आदि बहुत सारे जजमेंट पीआईएल के तहत आया है, ठीक है। तो आजकल पीआईएल तो लगाना एक फैशन हो गया। पीआईएल का मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम कोई कानून बनवाना चाहते हैं। तो जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिलेटेड कानून, जैसे एनजीटी भी एक पीआईएल के तहत आया था, है ना, एक वकील के द्वारा लगाया गया था पीआईएल। तो इस तरीके से, तो उसके बाद फिर उसको, हालांकि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके बाद उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिला, ठीक है। तो पीआईएल के तहत बहुत सारा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। तो इसके बारे में कई बार हम चर्चा भी किए हैं पीआईएल के बारे में। अब ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 क्या है, तो ग्राम न्यायालय एक्ट मतलब कि गांव में न्यायालय बनाना, ये भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर आएगा। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था ग्राम न्यायालय और विलेज कोर्ट को बनाने के लिए, जो ताकि ग्रास रूट लेवल पे रूरल एरिया में ही जस्टिस मिल सके, है ना, लोगों को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चक्कर लगाना न पड़े और आसानी से जस्टिस मिल सके। क्योंकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग है, जजेस का संख्या हमारे यहाँ काफ़ी कम है, वर्क काफ़ी स्लो होता है, जिस कारण से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए ग्राम न्यायालय 2008 लाया गया था। द ग्राम न्यायालय है जुरिडिक्शन ओवर एन एरिया स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि इसका जुरिडिक्शन एरिया कहाँ तक होगा, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। लोक अदालत क्या है, तो सिस्टम ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर इसको बोला जाता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि कोर्ट के अलावे कोई दूसरा मेथड अपनाना, मतलब कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, ठीक है, डिस्प्यूट को सुलझाने का कोई दूसरा मेथड अपनाना कोर्ट के अलावे, तो उसको लोक अदालत बोलते हैं। इट इज़ रफली मीन्स पीपल कोर्ट, इसका रफली मीनिंग पीपल कोर्ट होता है। दे आर गवर्नड बाय लीगल सर्विस, इसके लिए एक नालसा एक्ट है, ठीक है, नेशनल अथॉरिटी लीगल सर्विस, इस तरह से नालसा एक्ट है 1987 का। इसके तहत जो है आपस में कंप्रोमाइज़ करके, है ना, दोनों पार्टी बैठ करके आपस में कंप्रोमाइज़ करके किसी जुडिशियल व्यक्ति के सामने, है ना, किसी जुडिशियल व्यक्ति के सामने दोनों आपस में बैठ कर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं केस को, मतलब कि दोनों सुलह कर लेते हैं बिना, मतलब कि जैसे कोर्ट में कैसे प्रोसीजर फॉलो होता है उतना प्रोसीजर किए हुए दोनों आपस में बात कर लेते हैं, एक तरह से पंचायत की तरह समझ लीजिए। द अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। लोक अदालत, ये ध्यान दीजिएगा, लोक अदालत का जो अवार्ड होता है, यदि लोक अदालत में तय हो गया कि ये चीज़ है तो बाइंडिंग होता है, उसका कहीं अपील नहीं किया जा सकता। यदि अपील करने का मन है तब तैयार ही नहीं हुई है, यदि दोनों पार्टी जब तक तैयार नहीं होता है तब तक जो है लोक अदालत का फैसला नहीं माना जाता है, ठीक है, वो फिर कोर्ट में चला जाता है केस। लोक अदालत आर गिवन द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, नो अपील्स लाइव एनी कोर्ट अगेंस्ट इट, ठीक है। तो लोक अदालत के अगेंस्ट किसी कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता। लोक अदालत हैड वाइड जुरिडिक्शन हैज मीन्ड एनी मैटर फॉलिंग विद द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू और ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोक अदालत में सिविल और क्रिमिनल दोनों, तो यही कई बार क्वेश्चन पूछाता है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों देखा जाता है, तो हाँ, लोक अदालत में सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर देखा जाता है। लोक अदालत प्रिसाइडेड ओवर सीटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। तो लोक अदालत में हेड कौन होता है, जैसे दोनों पार्टी सुलह करे, किसके सामने करे, तो वो एक अभी मतलब कि प्रेजेंट में जुडिशियल ऑफिसर है या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर है, उसके सामने किया जाता है, ठीक है। या फिर कोई लीगल नॉलेज वाला बॉडी है, उसका चेयरमैन है, इस तरीके से। विद 2 अदर मेंबर्स यूजुअली लॉयर एंड सोशल वर्कर, और भी 2 मेंबर उसमें होते हैं जो लॉयर होते हैं, यूजुअली दोनों पार्टी के लॉयर ही होंगे, है ना। देयर इज नो कोर्ट फी, यहाँ पे कोई कोर्ट फी नहीं होता है। यदि मान लीजिए कि कोई केस था पहले कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, अब जो है मान लीजिए कि 2000, ऐसे मानिए हाइपोथेटिकली 2010 में कोर्ट में गया केस, 2018 तक कोई डिसीजन नहीं आया, तो दोनों पार्टी क्या बोला कि जो 8 साल इधर हम लोग पैसा ही बर्बाद किए, उससे बढ़िया है कि दोनों बैठ करके लोक अदालत लगा के सुलझा लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि 2018 में लोक अदालत के तहत फैसला दोनों मान गया कि हाँ हम इस बात पे रेडी हैं, है ना। तो कोर्ट में जो फ़ी लगा था इनको रिटर्न कर दिया जाएगा। कोर्ट में जो फ़ी लगा था, अब आने जाने का फ़ी तो रिटर्न नहीं होगा, कोर्ट का जो फ़ी होता है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि रेगुलर, और वहाँ से फिर फैसला जो है मतलब कि कोर्ट से केस वापस हो जाएगा। यदि 2018 में ये जो हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे लोक अदालत का प्रिसाइड किया गया था, ठीक है, तो लोक अदालत वाला फैसला यदि दोनों में से किसी एक को भी माना नहीं जाता, तो ये जो लोक अदालत का प्रिसाइडिंग ऑफिसर था बोलता कि ठीक है तुम लोग कोर्ट से ही फैसला लो, है ना। तो इस तरीके से, तो जब तक दोनों हाँ नहीं बोलेगा तब तक जो है लोक अदालत फैसला नहीं देता है। तो वही इसीलिए इसका जो है बाइंडिंग होता है और अपील नहीं होता है।
तो यदि रेगुलर कोर्ट में यदि फाइल किया गया था तो उसके लिए जो फ़ी पेड किया था वो रिफंड किया दिया जाएगा। ठीक है, यदि लोक अदालत में डिस्प्यूट सेटल होता है तो होता है। तो यह था इंडियन जुडिशियरी के बारे में इन ब्रीफ। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।